बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप अपनी एंड यूज के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट वो कोई प्रॉपर्टीज आपको बताता नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज होती हैं रीसेल में। मैं आपको गाइस उन बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल में खरीद रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, मेरे पिछले कुछ वीडियोस को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। आवर व्यूज आर ऑल्सो अप, कमेंट्स आर ऑल्सो अप, लाइक्स आर ऑल्सो अप। सो रियली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और मैंने गाइस अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप अपनी एंड यूज के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट वो कोई प्रॉपर्टीज आपको बताता नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज होती हैं रीसेल में, जिसके बारे में बहुत सारे ब्रोकर्स को बहुत नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, सस्ती भी होती हैं, इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं और बहुत सारे लोग रीसेल की डील करने से डरते भी हैं। ठीक है, इसीलिए वो जाके कई बार महंगा भी फ्लैट खरीद लेते हैं बिल्डर से, क्योंकि वो रीसेल में ट्रांजैक्शन करने के उनको बेसिक्स नहीं पता होते। तो गाइज, आज के अपने वैल्यू एडिशन वाले वीडियो में, अगेन जिस वीडियो में मेरा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, मैं आपको गाइज उन बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल में खरीद रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल मार्केट में खरीदेंगे ना, तो आपको गाइस ये प्रॉपर्टीज जो है ना बेसिकली दो टाइप की मिलेंगी। या तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिलेगी जिसकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, कन्वेंस डीड नहीं हुई है, और उसमें आपको बिल्डर के रिकॉर्ड में पहले सेलर से आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर केस। उसके अलावा अगर दूसरी जो आपकी रीसेल की डील होती है वो आपका होता है रजिस्ट्री केस। मेरे नाम पे फ्लैट है जी, मेरी अपने नाम पे रजिस्ट्री है, मैं अपना फ्लैट आपको बेच रहा हूं, तो ये वाली जो रीसेल ट्रांजैक्शन है इसको हम रजिस्ट्री केस बोलते हैं। ज़्यादातर गाइज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने रेडी टू मूव के भी केसेस किए हैं, बट रेडी टू मूव में फिर एक बहुत अलग से शायद मेरे को सीरीज बनानी पड़ेगी। मैं आज के वीडियो में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे गाइज आपको ज़्यादा फोकस करूंगा। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी गाइज आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जो सेलर है उसने पहले से कोई बैंक लोन लिया होता है, और ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसने बैंक लोन नहीं लिया होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। उसके अलावा गाइस, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको जो ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें आपको, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीपीटीपी का प्लॉट है। बीपीटीपी का प्लॉट आज की डेट में बिल्डर बेच रहा है 2 लाख रुपए गज में। ठीक है, मान लीजिए आपको रीसेल में वही प्लॉट मिलता है 1,50,000 या 1,60,000 रुपए गज में। तो गाइज, जो आपका ये डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मान लो 150 गज के प्लॉट में तो ये अच्छा खासा 60 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है 40,000 रुपए गज के हिसाब से। तो गाइज, जब आप ये रीसेल में प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो जो 1,60,000 रुपए गज है, इसमें गाइस कुछ ना आपका डेल्टा पार्ट इन्वॉल्व होगा। इसको जिस चीज को बोलते हैं कैश और चेक रेशियो। ये गाइस हमारे देश में जहां पर कि सिर्फ 4-5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं 130 करोड़ की जनता में, तो यहाँ पे गाइस कोई भी आदमी टैक्स नहीं पे करना चाहता। तो मान लीजिए मैंने प्लॉट खरीदा है 1,25,000 रुपए गज में, आज मैं आपको 1,60,000 रुपए गज में बेच रहा हूं, तो मैं जो 35,000 रुपए गज का मेरा प्रॉफिट है, इन 90% ऑफ द केसेस लोग ये जो प्रॉफिट है ना ये कैश में ही लेना चाहते हैं। तो जब आप इस ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आपको रीसेल में सबसे पहले ये चेक करना है कि जो कैश और चेक का रेशियो है वो क्या है, और क्या लोन के साथ और अपनी सेल्फ फंडिंग के साथ, अपने फाइनेंशियल के साथ आपके लिए ये वर्केबल है या नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से लोग कई बार कैश ना होने की वजह से भी उनको मजबूरी में बिल्डर से महंगे रेट पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, बिकॉज उनके पास कैश अवेलेबल नहीं होता। गाइस, तीसरी चीज यहाँ पे जो आपको समझनी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में यूजुअली जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एक बिल्डर का इसमें ट्रांसफर चार्ज होता है। ठीक है, कई बार वो ट्रांसफर चार्ज जो होता है, मतलब वैसे तो गुड़गांव में रूल है, यूजुअली वो ट्रांसफर चार्ज सेलर ही देते हैं, बिकॉज ही इज द वन हु इज मेकिंग अ प्रॉफिट, ही इज द वन हु सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। बट
कई बार ना ये थोड़ा कंटेंशियस इश्यू हो जाता है ट्रांसफ़र चार्ज का। ये आपको जब आप मीटिंग करेंगे रीसेल की तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी होती है। और गाइज ट्रांसफ़र चार्ज के साथ साथ ना आजकल गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ और लगा दी है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट एग्रीमेंट। मैं सिर्फ गुड़गांव मार्केट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम से आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो उसमें कुछ गवर्नमेंट की भी फीस है जो आपको तहसील में देनी पड़ती है, और वो जो फीस है वो यूजुअली जो है वो आपके बायर को बेयर करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपकी ना ट्रांजैक्शन होने के टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर होना कि इसमें जो ट्रांसफ़र चार्ज है या जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है पेपर वर्क की, उसका जो एक्सपेंस है वो कौन बेयर करेगा। गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना होता है गाइज, वो होता है ATS, जिसका कि नाम है अग्रीमेंट टू सेल। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके और सेलर के बीच में एक तरीके से एक लीगल बाइंडिंग होती है कि आप ये जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो काम कर रहे हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कितना पेमेंट टाइम होगा, कितने टाइम में उसमें क्या उसमें आपको पेमेंट किस स्टेज पे कितनी पेमेंट देनी है, टोटल आपका ट्रांजैक्शन का टाइम क्या रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कौन सा चार्ज कौन बंदा देगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपका जो ATS है, ये ATS आपको बैंक को भी चाहिए होता है अगर आप प्रॉपर्टी में अगर लोन लेने वाले हैं। और गाइज अगर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ भी कैश इन्वॉल्व है तो ये ना ATS भी आपके दो टाइप के बनते हैं। एक आपका ATS बनता है फुल अमाउंट का। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो कि प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, जिसमें कि 1.5 करोड़ रुपए का चेक है फॉर एग्जांपल। तो 1.5 करोड़ रुपए का चेक जिसके बेस पे आपको 70-80% जो भी लोन मिलेगा बैंक से, वो आपका वाइट का ATS होता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहता है। और एक टोटल अमाउंट का ATS होता है, वो यूजुअली साइन करने के टाइम पे लोग उसको सील कर देते हैं और वो किसी के पास नहीं रहता है, यूजुअली कंसल्टेंट के पास रहता है। और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो उस एग्रीमेंट को लोग फाड़ देते हैं। इस अग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या कंडीशंस होती है, इसमें मतलब क्या क्या पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मतलब इट्स अ वेरी डिटेल टॉपिक। तो इसके बारे में मैं अलग से मे बी एक शॉर्ट बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो ATS से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक गाइज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रीसेल ट्रांजैक्शन में ना, कि आप एक इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, आप किसी कंपनी से डील नहीं कर रहे हैं। आपके एक इंडिविजुअल को अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं या उससे पैसा ले रहे हैं, विच एवर साइड ऑफ द टेबल यू आर। तो एक सेलर को अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो बेस्ट तरीका हम लोग मानते हैं रीसेल का, कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करें, जहाँ भी आप कुछ पैसे का आदान प्रदान करें, वो आइडियली स्पीकिंग आपको सेलर के घर पे जाके या मतलब सेलर के प्रेमिसेस में आपको ये ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे पैसा दिया है और कहाँ पे आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं। और इसमें भी गाइज बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है कि अपफ्रंट कितना पैसा जाता है, कितने % पैसे पे आपका ट्रांजैक्शन आपकी रजिस्टर हो जाती है, कितना, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज़ है। लाइक आई सेड, अभी मैं आज एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ, बट इसके बारे में मे बी एक टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो आपको अलग से भी बना के दूंगा। और गाइज इसके साथ ना एक बहुत जुड़ी हुई बात ये भी है कि जो आप एक मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप एक बिल्डर से डायरेक्टली खरीदते हैं और आप एक रीसेल में खरीदते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपका ना ओरिजिनल बुकिंग में बहुत स्मूथ, बहुत सीमलेस और बहुत कन्वीनियंट होता है। जबकि रीसेल में आपको 1-2 बार सेलर से मीटिंग करनी पड़ती है, फिर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, फिर आपको क्या कहते हैं तहसील में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी डेट लेनी पड़ती है, बिल्डर के ऑफिस जाना पड़ता है ट्रांसफर सेट साइन करने के लिए। तो इसमें ना आपका काफ़ी टाइम लगता है, मतलब ना, और लोग कई बार इसमें इरिटेट भी हो जाते हैं। इसमें दोनों बायर सेलर की टाइमिंग्स मैच करना और वो बाकी सारी चीज़ें, कई बार बिल्डर अपनी तरफ से कुछ डिले कर देता है। तो ना ये सारी चीज़ें जो है ये आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए कि रीसेल ट्रांजैक्शन में ना आपको बहुत पेशेंस रखनी है और आपको ना एक अपनी तरफ से जितना आपको लगता है अपने टाइम में पेमेंट कर सकते हो, उसे 15 दिन आपने एक्स्ट्रा एग्रीमेंट में लिखवाने हैं, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो आपका स्मूथली कंप्लीट हो जाए। एक और गाइज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक ओरिजिनल बुकिंग से डिफरेंट है, कि ना रीसेल में आप
किसी भी क्वेरी के लिए कंपनी से बात नहीं कर सकते हो, मतलब बिल्डर से बात नहीं कर सकते हो। मतलब आप जानना चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट का पोजेशन कब होगा, इस प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस क्या है, इस प्रोजेक्ट में और जो भी आप चीज़ें डालना चाहते हो, कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। तो अगर गाइज इसका जो बेस्ट तरीका जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो ये रेकमेंड करता हूँ कि मान लीजिए आपको पता है कि बिल्डर महंगे रेट पे प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो भी आप नॉर्मली बिल्डर के पास जाइए, उससे सेल्स प्रेजेंटेशन लीजिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्डर से चेक कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी रीसेल ट्रांजैक्शन में प्रोसीड करिए। बिकॉज अदरवाइज आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको पता नहीं जो बीच में बंदा इन्वॉल्व है उनको वो आंसर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। गाइज इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कनेक्टेड है वो ये है कि द कॉम्पिटेंस ऑफ द कंसल्टेंट। जो आदमी आपकी ये डील करवा रहा है रीसेल की, उस आदमी ने क्या कभी पहले ऐसी ट्रांजैक्शन करी है, क्या उसको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सब कुछ पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। और मतलब ना कई बार ये भी होता है कि बायर का कंसल्टेंट अलग होता है, सेलर का कंसल्टेंट अलग होता है, उनमें आपस में ही कुछ जो मेरे साथ हुआ था, मेरी पिछली डील में कुछ मेरी अनबन हो गई थी अपने काउंटर पार्ट के साथ। तो ना आप अगर किसी के थ्रू रीसेल कर रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि भाई साहब हमें एक एटीएस जो आप बना के देते हैं, एक स्टैंडर्ड एटीएस की कॉपी दे दीजिए बायर की तरफ से जो बनता है। आप हमें ट्रांसफर सेट, अगर आपने पहले इस बिल्डर का ट्रांसफर कराया हुआ है तो आइडियली आपको ऐसे बंदे के साथ ही डील करनी चाहिए। क्योंकि ना अगर आपका बीच में कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो बिल्डर के एंड से, बैंक के एंड से जो आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है उसमें आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो यू मस्ट चूज योर कंसल्टेंट वेरी वेरी वाइजली बिफोर यू गेट इनटू एनी रीसेल ट्रांजैक्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस कि ना जब हम कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदते हैं और मान लीजिए हम उसमें बैंक लोन लेते हैं, तो बैंक लोन लेने के टाइम पे ना आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बैंक देता है, जो कि आपको सारे सेलर से लेने होते हैं। और इससे इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट कि ना अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में लोन नहीं भी लेने की ज़रूरत ना, तो भी आप उसमें ना अगर बैंक को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना तो आपकी प्रॉपर्टी वेट हो जाती है। कहने का मतलब है कि बैंक की वजह से ना आपकी सारी ड्यू डिलिजेंस हो जाती है, आपकी चेकिंग हो जाती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके कंप्लीट हैं या नहीं है। ठीक है, आज मैं आपको एक बेसिक जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपसे शेयर करता हूं जो कि आपके पास होने चाहिए। मतलब एक ट्रांसफर सेट आपको जो फोटोकॉपी का सेट मिलता है जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती बैंक को देने के लिए। तो उसमें गाइज 4-5 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। एक सबसे पहले होता है जो आपका सेलर है उसका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो उसने बिल्डर को पेमेंट्स कर रखी है, उसकी रिसीट्स। उसके अलावा मतलब ना उसका कोई बिल्डर का कोई पेनल्टी तो उसमें ड्यू नहीं है, कोई और उसने पेमेंट तो बिल्डर की करनी नहीं है, उसको बिल्डर से एक एनओसी या एक एसओए जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिससे कि क्लियर हो जाए कि इसकी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है या इसने कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं है इसकी तरफ से कंपनी को, और कोई और भी लाइक ऐसे ट्रांसफ़र चार्जेस भी सेलर को ही देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है ये आपको क्लियर होनी चाहिए और उसमें आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप इसमें बैंक को इन्वॉल्व करें। सो गाइज ये कुछ मेन पॉइंट्स थे रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्निकल क्वेश्चंस दैट यू मे हैव, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रीसेल के बारे में। वी कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, मेरा नंबर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर गाइज आप मुझे बोलेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स, व्हाट आर द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट आई गेट ऑन दिस वीडियो। और अब गाइज मतलब ना दिवाली के बाद होपफुली जब वेदर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा तब मैं दोबारा से फील्ड में जाके कुछ वीडियोस बना पाऊंगा। अभी तो AQI का जो हाल है मतलब ना दैट्स व्हाई आई बीन मेकिंग मोस्ट ऑफ माय वीडियोस इंडोर्स। तो गाइज आप भी अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और कोविड की तरह मैं तो कहूँगा आजकल सबको मास्क पहन के ही घर से निकलना चाहिए। और आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ वेरी गुड दिवाली। और इसी तरीके से मैं आपको जल्दी मिलूँगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ किसी और लोकेशन पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।